जय हिंद। आज 139वीं वीर सावरकर की जयंती के निमित्त मैं सबसे पहले वीर सावरकर के चरणों में वंदन करता हूँ और इस शुभ अवसर पर यहाँ पे उपस्थित सम्माननीय व्यासपीठ सावरकर समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कार्याध्यक्ष माननीय राजेंद्र वरळकर साहेब, हमारे प्रेरणा स्थान पुणे जिला राजगुरुनगर कृषि उत्पन्न बाजार समिति के अध्यक्ष रमेश राणे पाटिल, हमारे साथ जिन्होंने लड़ाई लड़ी, हमारे साथ जो रहे हमारे सूबेदार सुभाष दरेकर साहेब, जो हमारे कारगिल में जिन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और अपने 2 पैर और 1 हाथ उन्होंने गंवाया अपने देश के लिए, ऐसे हमारे महान योद्धा नायक दीपचंद सर और हमारे पुणे जिला कोयगांव के सरपंच समीर राणे और यहाँ पे उपस्थित सभी बंधु भगिनी, मैं आप सबका तहे दिल से सम्मान स्वीकारता हूँ कि आपने हमें यहाँ पे बुलाया और हमें वीर सावरकर की जयंती के निमित्त यहाँ पे शौर्य पुरस्कार दिया। मैं अभी ज़्यादा समय ना लेते हुए ये शौर्य पुरस्कार मुझे किस कारणों से दिया गया उसके बारे में आपको बताऊंगा। सर ने बताया कि मैं भारतीय सेना में 22 साल सेवा किया। मुझे भारतीय सेना में 22 साल जो सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ उसने मैं अपना कर्तव्य पूरा करने की कोशिश किया। वैसा देखा जाए तो ये हर इंसान का कर्तव्य है कि अपनी मातृभूमि की रक्षा करना। कोई सैनिक बन के करता है, कोई समाज सेवा करता है, कोई किसान बन के करता है, हर अपने अपने माध्यम से इस मातृभूमि की सेवा करते हैं। तो ऐसे मुझे एक सैनिक बन के इस मातृभूमि की सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ, जिसने मैं अपना ईमानदारी वफादारी से दिल से इस मातृभूमि की सेवा करने की कोशिश की। इस 22 साल के दौरान काफ़ी सारे आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ हुआ। मैं जब भर्ती होके पुंछ डिस्ट्रिक्ट में गया था, वहाँ पे हमारे कर्नल साहब जो अभी ब्रिगेडियर हेमंत महाजन युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित, उनके अंडर में मैं वहाँ पे सेवा की। उन्होंने हमें अच्छा ट्रेनिंग दिया, वहाँ पे एक अच्छा सोल्जर बनाया, हमसे अच्छा काम करवा के लिया। उसके बाद हमें जो भी टास्क मिला वो हमने अच्छी तरह से उसको पार किया। ऐसा ही एक 2008 का जो ऑपरेशन था वो मेरे लाइफ में सबसे बड़ा ऑपरेशन था कि एक 18 आतंकवादी का ग्रुप एक कश्मीर की बॉर्डर पार करके अपने इंडिया में आने वाला था। हम अगर कश्मीर का वो नक्शा देखेंगे तो हम किताब में देखते, बुक में हम लिखते, उसकी जो बॉर्डर जो बनी हुई है ये कैसी बनी है, ये किसी आर्किटेक्ट ने या किसी चित्रकार ने नहीं बनाई। ये हमारे सोल्जरों ने जैसे जैसे अपने खून बिचाते गए उस मुताबिक उसकी लकीर तैयार होती गई। ये आज तक हमारे कितने सैनिकों ने इसमें अपनी प्राण की आहुति दी, उसके बाद अपनी जो बॉर्डर तैयार हुई उसके बाद हम यहाँ पे सुरक्षित है। हम एक अच्छी भरोसे की सांस में लेते हैं यहाँ पर और एक अच्छा जीवन जीते। तो हमारा ये परम कर्तव्य है कि ऐसे हमारे जो स्वतंत्र सेनानी है, जो हमारे शहीद सोल्जर है, जिन्होंने अपनी प्राण की आहुति दी इस मातृभूमि की रक्षा के लिए, उनका हमेशा उनका इतिहास लोगों के सामने लाना चाहिए। जैसे हमारी सावरकर समिति, जैसे हमारे रंजीत सर ने काफ़ी किताबें लिखी है, काफ़ी उनके यूट्यूब में वीडियो भी मिलते हैं, जो हमारे लोगों के लिए, हमारे बच्चों के लिए एक अच्छा प्रेरणा स्थान है, जो सुनकर वो आगे बढ़ते हैं। मैं जब अंडमान निकोबार में था, वहाँ पे जो अपने वीर सावरकर की जो रूम है, वहाँ पे जब मैं 3 साल था, मैं जब भी जहाँ पे जाता था, जब भी हर संडे या जब भी मौका मिलता था वहाँ पे जाता था, तो वहाँ पे जाके वो रूम में जाके बैठता था, दरवाज़ा बंद करता था और महसूस करता था कि सावरकर जी ने इधर 10 साल कैसे गुजारे होंगे। हम मैं आधा घंटा या 15 मिनट से बैठता तो मेरा पूरा शर्ट गीला हो जाता था पसीने से। तो उन्होंने अपने
10 साल वहाँ कैसे गुजारे होंगे। वहाँ से आप कहीं गए तो आपको देखने के मिलेगा जो उनके साथ में जो उनके जो स्वतंत्र वीर थे, उनके आंखों के सामने उनको फांसी पे लटकाया जाता था। अभी उसके ऊपर छत डाला है, लेकिन उस समय उनको डायरेक्ट दिखाई देता था नीचे कि कैसे उनको सजाएं दी जाती है, कैसे उनसे काम करवा के लिया जाता है। तो हम अगर उसको इमेजिन करेंगे तो उन्होंने जो एक एक मिनट वहाँ जो गुजारा हुआ, तो हम आज के समय में वो नहीं कर सकते। तो मैं उनके कार्य के लिए मेरे पास कोई शब्द ही नहीं कि मैं उनको कुछ बोल सकूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि उसमें से कुछ परसेंट भी, कुछ एक क्षण भी हमारे लाइफ में अगर हम उसको लाएंगे तो हमारा देश बहुत आगे बढ़ चुका होगा। मैं अभी आपको कश्मीर की ओर ले जाता हूँ। वहाँ पे अगर देखोगे अपनी कश्मीर के बॉर्डर जो जहाँ पे अपनी सैनिक जहाँ पे पाकिस्तान के सामने फेस टू फेस रहते, वहाँ का वातावरण देखेंगे। जैसे वराडकर सर को पता है कि वो माउंट एवरेस्ट भी जाके आए कि वहाँ तो जो टेम्परेचर है -30-40, जहाँ पे सैनिक रहते हाइट पे जो 60 डिग्री तक गिर जाता है। तो उस टेम्परेचर में आदमी को वहाँ पे एक ऑक्सीजन की कमी होती है। आप एक अंदाज़ा लगा सकता है कि एक 70-80 साल का एक अगर इंसान हो और उसको 30-35 केजी उसके पेट के ऊपर आप वेट देंगे और उसको बोलेंगे ये खड़ी पहाड़ चढ़ो, तो उसको जितना तकलीफ होगी उतना एक अच्छा फिट सोल्जर को वहाँ पे तकलीफ होती है। तो ऐसी जगह पे वो अपना ड्यूटी ईमानदारी वफादारी से देते हैं। तो ऐसे जगह पे आपको जब आतंकवादी वहाँ से जब क्रॉस होके आते हैं, बहुत लोगों के सवाल दिल में आता है कि इतनी अपनी सेना लगने के बाद भी यहाँ से आतंकवादी कैसे आते हैं। ये सवाल मुझे भी दिल में आता था कि इतनी अपनी सोल्जर होने के बाद भी आतंकवादी कैसे घुसते हैं। लेकिन वहाँ जाके अगर देखा तो वहाँ का टेम्परेचर इतना डाउन होता है कि आदमी 2 घंटे के बाद उसके हाथ पैर कान सब सुन्न हो जाते हैं कि वो मतलब वो काम करने लायक नहीं रहता है। तो ऐसे मौसम में वहाँ पे मतलब अंधेरे में हमारे पास बहुत नाइट इक्विपमेंट है कि जिससे हम देख सकते हैं सामने वाले इलाके से कोई आ रहा है। लेकिन जब वातावरण वहाँ का ख़राब हो जाता है तो कोई भी नाइट इक्विपमेंट काम नहीं करता है कि वहाँ से आतंकवादी आ रहा है या कुछ आ रहा है, तो हमें दिखाई नहीं देता है। जब बर्फ़ गिरना शुरू हो जाता है तो 10 फीट का भी दिखाई नहीं देता है कि सामने से कौन आ रहा है। अगर एक सोल्जर को बाहर निकाला तो आधा घंटे के बाद उसके हाथ पैर काम करना बंद हो जाते हैं। तो ऐसे समय में वो अपना 2-3 घंटा पेट्रोलिंग करके उस बॉर्डर को संभालने की कोशिश करता है। हमारी गवर्नमेंट उसको काफ़ी मजबूत करने के लिए कोशिश करती है, लेकिन जो वायर का कंपाउंड होता है, जो माइन फील्ड लगा होता है जिसके ऊपर पैर देने के बाद उसका ब्लास्ट होता है, लेकिन वहाँ पे जो बर्फ़ गिरती है वो 10, 15, 20 फीट तक गिर जाती है। तो वो सारा सब बर्फ़ के नीचे चला जाता है। जब ये बर्फ़ के नीचे जाने के बाद फिर आतंकवादी उसके ऊपर आराम से चल के आते हैं, उसको कोई उसका फ़र्क नहीं पड़ता है। जब ये बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाते हैं तो वो सारी पूरी वायर कंपाउंड जितनी भी बनी हुई सारी टूट के नीचे चली जाती है। तो ये मुश्किल से 2-3 महीने मिलते हैं उसको रिपेयर करने के लिए। वहाँ पे ना रोड है ना ट्रैक है, वहाँ पे इतना सामान लेके जाना फिर उसको मजबूत करना, फिर ये इम्पॉसिबल है। तो ऐसे समय में सैनिक अपनी अलग अलग टैक्टिक्स आजमा के उस बॉर्डर की रक्षा करते और आतंकवादियों को मारने की कोशिश करते। तो ऐसा एक 18 आतंकवादी जब एलसी क्रॉस करके जब इंडिया में आने वाले थे, मुझे ये खबर मिली कि आप जल्द से जल्द जाओ। और एक ऐसा जगह था वहाँ पे कि एक 2 नदी मतलब ओडाई बोलते हैं उसको, बड़े बड़े थे, तो एक जगह मिलते थे, वहाँ से वो आतंकवादी जाने का रूट था। तो बाकी जगह पे से आगे वो जाएगा तो ऐसा मर जाएगा। पानी में टेम्परेचर डाउन था तो ठंडे पानी में, और पानी का प्रेशर भी काफ़ी तेज़ था, तो जिससे वो नहीं पार हो सकता था। तो मुझे ऐसी जगह मिली थी कि वहाँ जाके बैठो, अगर आतंकवादी वहाँ से आते हैं तो उसको शूट करना है। लेकिन वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो 99% वो आतंकवादी को सपोर्ट करते हैं, 1% जो किसी मजबूरी से सैनिकों को सपोर्ट करता है। तो ऐसे उन्होंने जो खबर दी थी वो गलत खबर दी थी कि आतंकवादी यहाँ से होने लगे। एक्चुअली उसने आतंकवादियों को 1 दिन पहले से वहाँ से क्रॉस किया था। उसका क्या टारगेट था कि सैनिकों को पूरा बॉर्डर पे एंगेज करना और आतंकवादी को सेफ में पीछे निकाल देना। वो उसके प्लान में सक्सेस हो गए। उसने पूरी सेना को बॉर्डर पे एंगेज कर दिया और आतंकवादी को पीछे निकाल दिया। एलसी 2 प्रकार की होती है, एक बिल्कुल फेस सामने रहती है और दूसरा 8-10 किलोमीटर पीछे होती है, जहाँ से दूसरी बटालियन होती है, जहाँ से भी अगर निकल गए तो आगे जाके फंसता है। तो आतंकवादी वहाँ से क्रॉस करके चले गए।
तो पीछे जाके एक 45 राष्ट्रीय राइफल की बटालियन थी, उनके एक सैनिकों ने अपने नाइट गॉगल से देख लिया कि एक आतंकवादी ऐसे एक के पीछे उनके तरफ आगे आ रहे। तो उन्होंने अपने कमांडर को बताया कि ऐसे ऐसे एक आतंकवादी का ट्रूप्स है और वो अपने तरफ आ रहा है। तो उनके कमांडाधिकारी ने 17-18 जवानों को लाया और सवेरे 4 बजे उनके ऊपर डायरेक्ट हल्ला बोल कर दिया। उनके दोनों के बीच में काफ़ी अंधाधुंध फायर हो गए, जिसमें वो जो उनके कर्नल थॉमस साहब थे वो शहीद हो गए, उनके पीछे और 2 जवान भी शहीद हो गए। उसके बाद आतंकवादियों का और उस सैनिकों का काफ़ी अंधाधुंध फायर शुरू हो गए। ये सारी आवाज़ मुझे सुनने के लिए आती थी। मैंने जब ये आवाज़ सुनी तो मुझे काफ़ी पश्चाताप हुआ कि आतंकवादियों को यहाँ से जाने के लिए दूसरा रास्ता है ही नहीं, इसका मतलब वो मेरे से चले गए। तो मेरे कमांडाधिकारी जो बोलेंगे वो तो बात अलग है, लेकिन ये आतंकवादी पीछे जाके जो गदर करेंगे, जितनी जान उनकी वजह से जाएगी, इसके लिए सारे के लिए जिम्मेवार मैं ही रहूँगा। तो उसके बाद थोड़ी देर के बाद मुझे कॉल आया कि आप ऐसा करो, आतंकवादी वहाँ से निकल गए, आप जल्द से जल्द पीछे जाके उनको घेरना है, क्योंकि जहाँ उनका मुठभेड़ हुआ था वो पूरा एल से उन्होंने ब्लॉक कर दिया, आतंकवादियों को आगे जाने के लिए कोई जगह नहीं रही। तो उन्होंने पाकिस्तान की तरफ भागना शुरू किया। तो मुझे जाने के लिए टास्क मिला सवेरे 4 बजे, तो वहाँ पहुँचने के लिए मुझे सवेरे के 8 बज गए, क्योंकि रास्ता काफ़ी कठिन था, जंगल था, दलदल था, अंधेरा था। तो ऐसे इसमें जब अच्छे रास्ते का इस्तेमाल करूँगा तो आतंकवादी वहाँ पे एक छोटे छोटे आईडी लगाते, जिसका ब्लास्ट होने के बाद जवानों के हाथ पैर हवा में उठ जाते। तो मैं ऐसा कठिन रास्ता चुन के वहाँ पे पहुँच गया। सवेरे के 8 बज गए थे, रात भर कुछ खाया नहीं था, बॉडी काफ़ी सर्दी से ठंडी हो गई थी। तो मैं अपना जेब में हाथ डाल दिया, क्योंकि काफ़ी उंगल ठंडे हो गए थे, तो वो हरकत नहीं कर रहे थे, और मेरी AK-47 वो लोहे की, वो और भी ठंडी हो गई थी। तो वहाँ जाने के बाद मैं एक पेड़ के नीचे मेरी राइफल खड़ी कर दी। मेरे साथ 6 जवान थे, उनको ऐसा ऑलराउंड डिफेंस में लगा दिया, ताकि कहीं से भी आतंकवादी आएगा तो उसको हम मार सकते। लेकिन सामने अंधाधुंध फायर चल रहा था, कोई मैं उसको आगे जाने के लिए थोड़ा वेट कर दिया, क्योंकि मैं आगे जाऊँ तो उसने एक भी ब्रस्ट मार दिया तो हमारी ज़्यादा कैजुअलिटी हो जाएगी। तो मैं आगे जाना उचित नहीं समझा, लेकिन थोड़ी देर बैठा, लेकिन बाद में कुछ तो करना ही है। आदि तो दिल मेरा शांत नहीं रहा कि मैंने आगे जाके कुछ करना है, लेकिन बाकी सैनिकों को लेके जाना वो भी मुझे दुख लग रहा था। फिर वो वही आपने जो मीडिया वाले दिखाते वही तेरे आंखों के सामने आ रहा है, फिर वो घर वालों की रोने की आवाज़, वो सारी चीज़ें। तो मैंने बाकी सैनिकों को उधर ही रख दिया, एक सैनिक को साथ में ले लिया और 200-300 मीटर आगे चला गया। तो आतंकवादी पहले से आके वहाँ पर बैठे थे, मैंने उनको नहीं देखा था। तो वहाँ जाने के बाद उन्होंने मुझे 3 साइड से घेर लिया। उन्होंने कुछ देर के लिए फायर बंद कर दिया हमारी तरफ जो आ रहा था। मेरे को लगा कि हमको डर के इन्होंने भागना शुरू कर दिया होगा, इसलिए थोड़ा फायरिंग वगैरह कम हुआ। लेकिन थोड़ी देर बाद देखा मैंने, लेकिन सबसे पहला अपना डिफेंस मजबूत करना है, तो मैं 2 बड़े पत्थर चुना, काफ़ी मेरे हाइट के थे, ऐसे V टाइप थे। तो उसके बीच में जाके हम दोनों बैठ गए। अगर सामने से आतंकवादी आता है तो हमें वो सपोर्ट मिलेगा, गोली लगेगी तो पत्थर पर लगेगी। तो आतंकवादी ने नज़दीक 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 आना शुरू कर दिया, एकदम मेरे से 50-60 मीटर नज़दीक आ गए। लेकिन मैंने सिर्फ 2 आतंकवादियों को देखा उसमें से, बाकी वो झाड़ियों के बीच में से आ रहे थे, उनको नहीं देखा। तो 2 आतंकवादियों को देखने के बाद वो बिल्कुल मेरे खुलेआम मेरे सामने आ रहे हैं, मेरे ऊपर फायरिंग भी नहीं कर रहे हैं। मुझे थोड़ा शक आ गया कि यार ये मेरे को डर क्यों नहीं रहे। मुझे 2-3 सवाल मेरे दिल में आ गए, ये या तो अपने सैनिक हो सकते, क्योंकि उस एरिया में हम जब रहते थे कभी कभी आतंकवादी का वेश पहन के भी उस एरिया में घूमते का कि आतंकवादियों की माहिती वगैरह जमा करने के लिए। तो हो सकता है कि ये दूसरी यूनिट के कोई जवान तो नहीं कि जो अपनी तरफ आतंकवादी का वेश पहन के कुछ आए हुए। मैं अपना वॉकी टॉकी निकाला, उससे उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश किया, लेकिन उनका फ्रीक्वेंसी अलग मेरा अलग, तो इसलिए बातचीत नहीं हो पाया। मैं अपने यूनिट हेडक्वार्टर से बात करने की कोशिश किया, लेकिन मैं काफ़ी नीचे डाउन में था और मेरा बीच में एक पहाड़ी थी, तो उस तरफ भी मेरा कांटेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि मैं नीचे था और दोनों तरफ से पहाड़ था और पहाड़ों के ऊपर से उन्होंने मेरे को घेर लिया था। थोड़ी देर और नज़दीक आने के बाद मैं अपना हॉकी टॉकी बंद करके रख दिया, बोला अभी लास्ट चांस है, अभी कुछ ना कुछ करना होगा। मैं अपना AK-47 निकाला, उसके डायरेक्शन में रख दिया। दूसरे साथी को बोला तेरा राइफल उसी डायरेक्शन में रखो,
जब मेरे बैरल से पहली बुलेट बाहर निकलेगी तो पूरा एक मैगजीन खाली कर देना। हमारी सारी प्लानिंग तैयार हो गई। मैं तो पूरा आर्मी के यूनिफॉर्म में था, वो लोहे की बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी थी, सिर में वो लोहे का फेटा पहना था। वो अगर सैनिक है तो मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अगर उस जंगल में कोई बकरवाल जो बकरी वगैरह चराने वाले गांव सिविलियन लोग वगैरह है तो वो भी चिल्लाना शुरू करेंगे, हमें मत मारो वगैरह जो ऐसा कुछ। या वो आतंकवादी होगा तो वो भागने की कोशिश करेगा या फायर करेगा। तो इस हिसाब से मैं अपना थोड़ा रिस्क ले लिया और थोड़ा सा खड़ा होने की कोशिश किया। तो वो जैसा ही मैं खड़ा हो गया तो तीनों तरफ से एकदम अंधाधुंध फायरिंग शुरू हुआ। तो मैंने मेरी राइफल पहले उनके डायरेक्शन में रख दी थी, इसलिए एक ही ब्रस्ट में उनकी 3 डेड बॉडी पलटी मारते मारते मेरे पास पहुंच गए। जब उनकी डेड बॉडी, क्योंकि रोशनी अच्छी थी, मौसम क्लियर था, मुझे दिखाई दे रहा था कि ये 3 डेड बॉडी मेरे सामने आई। उनका AK-47 पीछे ही गिरा था। वो तो मतलब हलचल करना उनका बंद हो गया था, उनका ब्लडिंग वगैरह चल रहा था। तो मैं उनकी तरफ ध्यान थोड़ा कम दिया, तो बाकी जो आतंकवादी है उनको मारना था। तो मेरे साथी को बोला कि ऐसा कर, ये तीनों के सिर में एक एक गोली डाल दो और इनको ख़त्म कर दो, मैं बाकी उनको देखता हूँ। तो उसने क्या कर दिया, पहले के सिर में गोली मार दी, ऐसे सामने थे, दूसरे के सिर में गोली मार दी, उसका भेजा निकाल के तीसरे के सिर पे गिर गया, क्योंकि वो एक दूसरे के ऊपर ऐसे गिरे थे। तो उसने देखा कि इसका तो भेजा बाहर आया, ये तो ख़त्म है। तो मैंने भी थोड़ा तिरछा नज़र मार के देखा, दोनों का तो खोपड़ी खाली और एक का तो भेजा बाहर आके दिखाई दिया, तो ये भी ख़त्म है। तो मैं बोला इनको छोड़ दो, अभी बाकी उनको देख लो। तो अब मैंने क्या कर दिया, दोनों को आधा आधा एरिया बांट दिया 45 डिग्री की। इस एरिया से अगर कोई आता है तो तू उसको ख़त्म करना, इस एरिया से जो आता है मैं उसको ख़त्म कर लूँगा। तो थोड़ी देर के बाद जो एक आतंकवादी था वो जिंदा था, वो मरा नहीं था, वो और पलटी मार के मेरे पास नीचे आके बच गया। वो नाले का जगह था, इसलिए वो आके घास भी काफ़ी कमर और चेस्ट के लेवल में बड़ी हुई थी, तो उसके बीच में आके वो बैठ गए। तो अभी इसकी राइफल तो पीछे गिरी है, मैंने देखा था, लेकिन इसके पास हैंड ग्रेनेड तो है, जो वो फेंकने के बाद उसका ब्लास्ट होता है और उसके पूरे स्पेंटर ऐसे उड़ते हैं और जिससे पूरी जानदार चीज़ ख़त्म हो जाती है। तो बोला अभी ये तो हमारे ऊपर ग्रेनेड अटैक तो करेगा मरने तक। तो बोला हमें ये जगह छोड़ना है। तो मैंने क्या कर दिया, मेरा AK-47 निकाल दिया और पूरे सामने वाले जंगल पे ब्रस्ट फायर शुरू कर दिया। जैसे मेरा फायरिंग शुरू हुआ तो आतंकवादी नीचे बैठना शुरू किया, उनका फायरिंग कम हो गए। फिर उसको पीछे वाले पत्थर के पास शिफ्ट कर दिया। उसको इस सेम कार्रवाई करने के लिए बोला कि ऐसा कर, तुम भी थोड़ा बैरल ऊपर रखना मेरे सिर के ऊपर, ताकि तेरी गोली मुझे ना लगे। ब्रस्ट फायर शुरू करो, उसके बीच में जाके मैं उसके पास जाके बैठ गया। तो हमारे 2-2 मैगजीन ख़त्म हो गई। मेरे पास 3 ही मैगजीन था, एक मैगजीन में 30 राउंड आते। तो बाकी जो मेरे सैनिक थे पीछे, उनको उन्होंने मेरे से कटअप किया था, वो भी मेरे पास नहीं आ सकते थे। मेरी अगर गोली ख़त्म हो गई तो मुझे ज़िंदा पकड़ लेंगे। तो मैं बोला अभी मारना नहीं, फायर नहीं करना, जब दिखाई देता है तभी शूट करना। तो जब आतंकवादी दिखाई दिया तो बिल्कुल शीश लग के उसको शूट करना। काफ़ी उनकी कैजुअलिटी किया वो जंगल में, वो मेरे पास आगे नहीं बढ़ सके। फिर मैं पूरा दिन वहाँ पे निकाल दिया, फिर वही रात भी उधर ही निकाल दी। जब अंधेरा होने के बाद जो बाकी सैनिक थे उनको मैं मेरे पास बुलाया, अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए। फिर जो अपने पास जो एम्यूनिशन था, गोली था, जो ख़त्म हो गया तो वो सबको सेम बांट दिया। उसके बाद जो सवेरे सवेरे होगा, जो सवेरे 4-5 बजे के आसपास जो थोड़ा सा उजाला हो जाता है, जो फर्स्ट रोशनी बोलते हैं उसको, तो उस समय वो घास में जो आतंकवादी था वो थोड़ा हिलना डुलना शुरू कर दिया। तो मुझे लगा कि ये 3 डेड बॉडी पड़ी थी, तो हो सकता है वहाँ पे जो जंगली जानवर है, आसवल वगैरह, कोई बाकी छोटे मोटे, तो ये मांस खाने के लिए वगैरह आए होंगे, कोई बैठा होगा यहाँ पे जो हलचल कर रहे हैं। लेकिन बोला इसको ऐसा समझ कर नहीं चलेगा, उसको जाके देखना होगा जगह पे कैसा है। तो मैं थोड़ा नज़दीक जाकर देखा तो आतंकवादी बिल्कुल तैयारी से बैठा हुआ है, पूरा उसका ड्रेस यूनिफॉर्म वगैरह ठीक ठाक करके। तो मैंने अपने कमांडर को बताया कि एक आतंकवादी जिंदा है। जो उस समय मेरे कमांडर थे लेफ्टिनेंट कर्नल विनोद साहब, जो विशेष सेवा मेडल, सेना मेडल से सम्मानित, उन्होंने बोला कि ज़्यादा रिस्क मत ले लो, अगर वो सरेंडर होता है, आपके पास आत्मसमर्पण करता है तो उसको ले लो, नहीं तो ख़त्म करो। तो लेकिन वो मेरी हिंदी भाषा नहीं समझ पा रहा था, क्योंकि उसको, मेरे को उर्दू तो आता नहीं। तो मैंने बोला कि एक लोकल लैंग्वेज वाला आदमी मेरे पास भेजो, उसको समझा सके। तो मेरे कमानाधिकारी ने एक लोकल लैंग्वेज वाला उसी गांव के एक आदमी को भेज दिया। वो मेरे पास आ गया, मैं उसको बोला इसको समझाओ, जो भी लैंग्वेज में समझता है उसे, कि तुम पूरा कपड़ा निकल के मेरे सामने आना, तुमको अच्छा ट्रीटमेंट दे के हम पाकिस्तान में सुरक्षित पहुँचाएँगे, लेकिन एक शर्त पर, बदन पे कुछ भी नहीं होगा, तभी हम उसको ले लेंगे।
तो वो तैयार हो गया, लेकिन उसने कोई कपड़ा वगैरह नहीं निकाला। तो उसका एक्चुअली एक पैर तो गया हुआ था, तो उसने अच्छे से सुई धागे से सिलाया था उस पैर को जहाँ जहाँ उसकी चमड़ी फटी थी। और जो उसके पोस्ट वह यहाँ पे लगे थे, जिसके अंदर जैसे आपने कसब के देखा होगा सेम इक्विपमेंट होता है सभी का, तो उसको जो ब्लड वगैरह लगा था हाथ को वगैरह इधर उधर से साफ किया था। तो बोला मेरे को काफ़ी चोट लगी है, मैं ये कपड़ा नहीं निकाल सकता हूँ। तो बोला ठीक है, इसको बताओ कि हम तेरे को ले लेंगे, लेकिन हिलना नहीं कुछ भी, अगर हिलेगा तो हम तेरे को मार देंगे। लेकिन इनके ऊपर तो कभी भरोसा नहीं करना। तो मैंने एक सोल्जर को मेरे से थोड़ा सा दूर एक लाइट मशीन गन लेके उसके डायरेक्शन में रख दिया, अगर ये थोड़ा भी हलचल शुरू करता है तो इसको तुरंत ख़त्म कर देना। तो वैसा जब मैं उसके सामने गया, उसने हैंड ग्रेनेड निकाला और मेरे ऊपर फेंक दिया। लेकिन उसके हाथ में इतनी जान नहीं थी कि वो मेरे पास तक फेंक सके, तो वो मेरे से थोड़ा आगे गिर गया तो उसका ब्लास्ट हो गया। तो काफ़ी बड़े बड़े पत्थर थे तो उसके बीच में बैठ गया, तो हमें कोई चोट नहीं लगी। तब वो मेरे साथी ने उसको एक एक गोली डाल के उसको धीरे धीरे ख़त्म कर दिया। फिर उसको ख़त्म करने के बाद जब मरते समय भी उसने क्या कर दिया, एक हैंड ग्रेनेड था उसका पिन निकाल दिया और ऐसा पीठ के नीचे हाथ रख के अपना उसका जान निकल गया। तो उसके कमांडर ने बोला ठीक है, इनका डेड बॉडी वगैरह कैप्चर करो, उसके जो इक्विपमेंट एमिनेशन जो भी है उसको कैप्चर करो और पुलिस को डेड बॉडी हैंड ओवर करो। तो मैं गया तो उसका देखा तो उसके बदन के नीचे हाथ रखा हुआ है। ये तो हमने पर ट्रेनिंग में पहले सिखाया था कि बहुत सारी हमारी कैजुअलिटी इस वजह से हुई है कि आतंकवादी हमेशा मरते समय कुछ ना कुछ ऐसे कार्रवाई करके जाता है। तो उसको रस्सी बांध के खींच लिया, ब्लास्ट हो गया, उसके डेड बॉडी फट गई, हमें कोई चोट नहीं लगा। वहाँ पे 3 आतंकवादी मार दिया। फिर जो बाकी आतंकवादी थे वो दोबारा जंगल में भाग गए। फिर दोबारा हमारे कमांडाधिकारी का कॉल आया कि ऐसा करो, ऑपरेशन विड्रॉल करो और वापस आ जाओ। वापस आने के बाद दोबारा मैसेज आया कि आतंकवादी उधर ही, दोबारा जाओ। मैं बोला कि ये बाकी जवान सब थके हुए, इनको बदली करो, दूसरे जवान मेरे साथ में दे दो। तो मेरे पास फिर 17 जवान दूसरे दे दिए और जो हमारे 2IC थे वो खुद मेरे साथ आ गए। तो फिर अपना मैं वही दोबारा उस जंगल में गया पूरा तैयारी के साथ, पूरा अम्यूनिशन वगैरह सब कुछ लेके। उस समय थोड़ा मुझे टाइम मिला कुछ घंटे का तैयार होने के लिए। दोबारा उस जंगल में चलना शुरू किया। काफ़ी गंदा जंगल था, मतलब दिन का रोशनी भी ज़मीन पे नहीं गिरता था, ऐसा मतलब बिल्कुल पैक था, दिन को भी ऐसा अंधेरा वैसा लगता था। 40-45 मिनट ऊपर 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 चलते गया। ऊपर जाने के बाद 2 आतंकवादी एक बड़े पेड़ के पीछे बैठे थे। तो उन्होंने मुझे अच्छे तरह से देखा, लेकिन मैंने उनको नहीं देखा। मेरे सामने 2 जवान चढ़ रहे थे, मैं तीसरे नंबर पे चढ़ रहा था और बाकी सब मेरे पीछे चढ़े थे, ऐसे हम सिंगल लाइन में चढ़ रहे थे। उसने एक ही राउंड फायर कर दिया हमें चित्तर बित्तर करने के लिए। काफ़ी नज़दीक से गया, सिर से थोड़ी देर के लिए कुछ सुनने के लिए नहीं आता था। लेकिन मुझे डाउट हुआ कि ये आतंकवादी एक राउंड क्यों फायर किया, इसको तो इतना बड़ा टारगेट है, हमारी काफ़ी कैजुअलिटी कर सकता था, लेकिन उसने एक ही राउंड फायर कर दिया। फिर वो मैंने क्या कर दिया, कमांडर ने बताया कि ऐसा करो, एक साथी को साथ में ले लो और आगे चलो, हम आपको सपोर्ट करेंगे पीछे से। तो हमारा प्लानिंग हो गया कि जिस डायरेक्शन में आवाज़ आए तो उस डायरेक्शन में चलना शुरू करो और बाकी जो सैनिक है वो वहीं पे अपने पिन अप हो गए कि अगर मेरे ऊपर अटैक होता है तो पीछे से ऊपर उसके आतंकवादी पर अटैक करेंगे। हमारी प्लानिंग हो गई। तो जैसा उसने मेरे को बिल्कुल नज़दीक 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 आने दिया, मैं और एक मेरा साथी था, और काफ़ी पेड़ वगैरह जंगल होने की वजह से हम एक दूसरे को नहीं देख पाते थे, इसलिए जो मेरे एक सूबेदार थे वो पीछे थे, हम दोनों को गाइड कर रहे थे कौन आगे चलेगा कौन पीछे चलेगा। तो जैसे पेड़ के पास पहुंच गया वो सामने, और उसने AK-47 निकाल दिया और फुल अंधाधुंध मेरे ऊपर फायर किया। तो उसको जैसे सामने आया उसका बैरल देखा, वैसे ही मैंने एकदम ज़मीन पकड़ लिया। तो उसकी गोली मेरे सिर के सामने लग रही थी और वो मट्टी वगैरह उड़ रही थी। थोड़ा आँख में मट्टी भी गया तो मैं पीछे भागना शुरू किया। तो पीछे उसने थोड़ा बैरल ऊपर उठने में पेड़ की टहनी गिर के सिर में गिर गई। तो मुझे थोड़ा दिखाई देना कुछ देर के लिए बंद हुआ। बड़े पेड़ के पीछे जाके बैठ गया जो मेरे को पीछे टक्कर गया था पेड़। तो पेड़ के ऊपर उसने पूरा एक मैगजीन खाली कर दिया, लेकिन पेड़ काफ़ी बड़ा था इसलिए वो गोली को इससे पार नहीं हो रही थी। तो जो मेरा साथी था उसने क्या कर दिया, उसका और दोनों का कांटेक्ट शुरू हुआ। तो उसने भी उसके ऊपर काफ़ी अंधाधुंध फायर कर दिया, उसका मैगजीन ही तोड़ दिया उसका। तो उसका थोड़ी देर के लिए कुछ फायरिंग बंद हुआ। तो थोड़ा समय मिलने के बाद उसको पीछे जाके मैं पूरा कमर से सिर तक पूरा फाड़ दिया पूरा फायर से। तो वहाँ पे वो ख़त्म हुआ। उसके हाथ में उसका मोबाइल था, वो मोबाइल भी उसने मरते मरते समय मुंह में डाल दिया और उसको चबा लिया, ताकि उसका भी जो उसने डायल किया हुआ नंबर हमें नहीं मिलेगा, इसलिए वो भी उसने ख़त्म कर दिया।
जब ख़त्म किया तो उसके मुंह में बैटरी और सिम, जीप के नीचे उसका सिम गिरा हुआ था। तो उसको मारने के बाद जो एक आतंकवादी था वो भी आगे चल के वहाँ से भाग गया। आगे भागने के बाद फिर उसका पीछा नहीं किया हमने, क्योंकि काफ़ी क्रिटिकल वहाँ का ये था। तो उसके बाद जब वापस आए, जब हमारे टीम को दोबारा क्लोज करने के बाद दोबारा तैयारी से पूरी एरिया को सर्च किया, वो आतंकवादी के पास गए तो उसने अक्षरशः उस जंगल में हरा घास खाया था। उसकी जब डेड बॉडी फटी थी ना, तो उसके हाथ से पूरा हरा हरा घास बाहर आया था। मतलब हम अंदाजा लगा सकते हैं कि वो भी कितने ट्रेन करके बेचते हैं यहाँ के जंगल में, कुछ नहीं महीने के बाद घास खा के भी जिंदा रहो। तो उसको मारने के बाद उसके पास कुछ पैसा भी था, तो उसने जब उसका एक हाथ अच्छा था तब तक मुंह में डाल के वो सारे 500-1000 के नोट थे उसको फाड़ के फेंक दिया वहाँ पे। तो फिर उसको उसका वेपन वगैरह हमने कलेक्ट कर दिया और दोबारा वापस आ गए। वापस आने के बाद फिर वो जो जिंदा आतंकवादी था वो दोबारा हमारा पीछा करते करते हमारे कैंप तक पहुंच गया। कैंप में पहुंचने के बाद फिर एक अच्छा ईमानदार आदमी था, उसने पहले से आके बता दिया कि ये एक आतंकवादी आपके कैंप की तरफ आ रहा है और आपके अंदर कैंप के अंदर घुस के आपकी ज़्यादा से ज़्यादा कैजुअलिटी कर सकता है। उसको टास्क दिया था कि तुम कैंप के अंदर घुसो और इनकी ज़्यादा से ज़्यादा कैजुअलिटी करो। लेकिन खबर अच्छे समय पे मिले इसलिए वो बाहर ही जाके उसको ख़त्म किया। उसमें ज़्यादा कोई इतना रिस्क नहीं लगा, लेकिन उसको भी ख़त्म कर दिया। फिर आतंकवादियों की तादाद तो उतनी थी, 18 आतंकवादी में से एक को भी भागने नहीं दिया। फिर हमारे कमांडर ने क्या कर दिया, फिर बड़े लेवल का ऑपरेशन शुरू किया। ज़्यादा सैनिकों की टुकड़ी बुलाई, सबको मजबूत एम्यूनिशन, राशन वगैरह सब कुछ देके पूरा जंगल छानबीन करना शुरू कर दिया। तो फिर एक करके सभी को ख़त्म कर दिया। ऐसे पूरे, अभी बहुत समय लगेगा, हर आतंकवादी की स्टोरी बताएंगे, तो ऐसे पूरे 18 के 18 आतंकवादी पूरे ख़त्म कर दिए। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन नावनहर दिया गया था। जो उसकी जो नदी थी, जो नाला था, उसका नाव ही नावनहर था, इसलिए नावनहर नाम दिया था। इसमें हमारे एक कर्नल साहब जो यूनिट के कमांडिंग अधिकारी थे 45 आर के, वो शहीद हो गए। उनके साथ 2 जवान भी शहीद हो गए। एक मेजर साहब थे, उनके पीठ में भी चोट लगी थी, वो भी कैजुअलिटी हुए थे। बाकी छोटे मोटे गोली भी कई जवानों को लगी थी, लेकिन पूरे आतंकवादी को ख़त्म कर दिया। उसमें हमारे जो शहीद हुए थे कर्नल साहब, उनको अशोक चक्र दे के सम्मानित किया। दो जवान थे, उनको 2 शौर्य चक्र दिया और मुझे शांतिकाल का 2nd हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड कीर्ति चक्र दे के सम्मानित किया। ऐसा ये ऑपरेशन वहाँ पे ख़त्म हुआ। उसके बाद दोबारा सारी टीम को क्लोज किया गया। फिर उसके बाद ये जो ऐसा जो ऑपरेशन होता है, इसका सेना में हर जगह पे उसका जिक्र किया जाता है, ट्रेनिंग स्कूल में वगैरह वो ऑपरेशन की स्टोरी पढ़ाई जाती है, क्योंकि मैंने जो गलती किया वो बाकी सोल्जर गलती ना करे। जैसे बाकी सोल्जर ने मेरे से आप पहले जो गलती किया तो वो गलती मैंने नहीं किया, ऐसे हर जगह पे उसकी स्टोरी बताई जाती है और सैनिकों का उसका एक्सप्लेन दिया जाता है। तो वैसे हमारे जो पूर्वज है, जिन्होंने हमारी देश की सीमा अपने लहू से बनाई है, उसका हमेशा हमें याद रहना चाहिए। मैं सभी माँ बाप से, भाई से गुजारिश करता हूँ कि अपने बच्चे, उनको अच्छा बनाए, उनको अच्छा ट्रेनिंग दे, उनको अच्छा इतिहास पढ़ाए हमारा देश का। सावरकर की कहानी उनको सुनाए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे प्रेरित हो और हमारी देश की सुरक्षा के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। और यही मैं अपने 2 शब्द ख़त्म करता हूँ। जय हिंद।